इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो सरस्वती मंदिर था, जो राजा भोज के कार्यकाल यानी कि 11वीं शताब्दी में तैयार किया गया था, जहां के पत्थर, जहां के खंभे, जहां की शिलाएं, जहां की छत इस बात की गवाही देती है कि यहां पर मंदिर ही था। यहां पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। उस पर आज हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धार का भोजशाला मंदिर ही है, ये मंदिर का प्रांगण ही है, ये हिंदू को समर्पित किया गया, यानी कि यहां पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग पूजा कर सकते हैं। अब सवाल उठता यह है कि मुसलमानों का क्या, क्योंकि एक दावा जो मुसलमान कर रहे थे कि ये उनका परिसर है, जो उनका कानूनी लड़ाई के दौरान कहा गया, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि यहां पर नमाज अदा की जाती रही है, तो इसलिए ऐसे में ये मुस्लिमों को भी सुपुर्द करना चाहिए। तो इस पर हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भोजशाला एक मंदिर परिसर है जिसे 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनाया। एएसआई का जो सर्वे हुआ, इसके आधार पर यह साफ हुआ कि यहां पर केवल पूजा की ही व्यवस्था है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ और अतुल भाटिया दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि ये 13वीं शताब्दी में कमाल मौला मस्जिद थी और उसके बाद से यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती रही है और एक व्यवस्था भी बनाई गई जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि यहाँ पर बसंत पंचमी की पूजा भी होगी, तो यहाँ पर नमाज भी अदा की जाएगी। आज इस पर बड़ा क्लियर कट फैसला दे दिया गया है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज कोर्ट ने क्या कहा। देखिए मीनाक्षी, पॉइंट टू पॉइंट जो आज हाईकोर्ट ने कहा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है, कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया। ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला था। और इसमें क्योंकि मुस्लिम पक्ष अब कह ही चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, तो मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को देखें तो जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया था, ठीक उसी तरीके का ऑर्डर इसे मानना चाहिए, क्योंकि भोजशाला मंदिर जो है वो हाईकोर्ट ने इसको माना है। और इसके अलावा जो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने की बात कर रहे थे, उनको यह कहा है कि वो अल्टरनेट जगह की डिमांड कर सकते हैं। तो अब क्योंकि यह फैसला आ चुका है, मंदिर इसको माना गया है। और जो विष्णु शंकर जैन जो लगातार इस पूरे मामले पर अपनी दलीलें दे रहे थे, उन्होंने कल बताया था कि वो इंदौर जा रहे हैं हाईकोर्ट और वहां पर वो पूरे खुद प्रेजेंट होंगे। तो वहां पर भी उन्होंने ये कहा है कि पूरा जो मंदिर है ये हाईकोर्ट ने उसको माना है। कोर्ट ने भोजशाला को राजा भोज का मंदिर माना है। कोर्ट ने हमें पूजा करने का अधिकार दिया है, यह विष्णु शंकर जैन ने कहा। और मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन की मांग कर सकता है, अल्टरनेट लैंड के लिए वो सरकार से मांग कर सकता है। तो बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष आएगा। लेकिन आज का फैसला, क्योंकि एएसआई ने जिस तरीके से पूरा वहां पे कई दिनों तक वहां पे सर्वे किया था, उसके बाद रिपोर्ट पूरी सौंपी थी, उस रिपोर्ट का खुलासा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और बाद में हाईकोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। तो तस्वीरें हैं अतुल, उन तस्वीरों को देखने के बाद अनुराग मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, देखिए एएसआई का सर्वे होना, तथ्यों को सामने रखना, पुरातत्व विशेषज्ञ क्या कहते हैं उसको एक आधार बनाकर कोर्ट में दलीलें रखी गई, लेकिन कुछ बातें तो आंखों से एकदम सामने और स्पष्ट दिखाई देती हैं। चाहे वहां की शिलाएं हो, वहां के खंभे हो, वहां की छत हो, सब पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और जो हिंदू धर्मों के प्रतीक है वो दिखाई देते हैं। कोई शंका तो थी ही नहीं हिंदू पक्ष को कि ये मंदिर है या मस्जिद है। देखिए, हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, एएसआई की 98 दिनों तक जो पुरातात्विक सर्वेक्षण चला, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो या तमाम तरीके से जो सर्वेक्षण किया गया, 2024 में ये सर्वेक्षण 98 दिनों तक चला, जिसके लिहाज से उसको सही मानते हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उसमें स्पष्ट तौर पर कई जगह ये लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर जिन पत्थरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, दरअसल वो परमारकालीन मंदिरों के स्तंभ, पिलर्स और पिलास्टर्स जिसे कहते हैं, जो कोण होते हैं चौकोर, वो जो है वो हिंदू कालीन मंदिरों से बनाए गए थे। कई जगह साफ तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जो शिलालेख लिखे हैं उसमें ओम सरस्वत्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ये साफ तौर पर अंकित था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो एएसआई ने अपनी फाइंडिंग्स में दी थी, उन फाइंडिंग्स में मेरे पास वो फाइंडिंग्स भी है, उन फाइंडिंग्स में साफ तौर पर ये लिखा गया था कि जो स्तंभ हैं उनमें गणेश जी की मूर्ति,
ब्रह्मा और उनके पूरी परिवार की मूर्ति, नरसिंह की मूर्ति समेत तमाम भगवानों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा शेर, हाथी, कुत्ते, बंदर, इनके अलावा पशु पक्षियों जैसे हंस की भी आकृतियां उकेरी गई हैं, शंख की आकृतियां उकेरी गई हैं। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इस तरीके की चूंकि कोई भी देवी देवता, मानव या पशु की कोई भी मूर्ति किसी भी मस्जिद में नहीं रहती है, इसीलिए उनको कई जगह खंडित भी किया गया। ये साफ तौर पर इस पे लिखा गया था। इसके अलावा जो शिलालेख मिले हैं वो शिलालेख परिजात मंजरी, एक जो भरत कवि थे, राजा भोज के जो गुरु कहे जाते थे, उन्होंने 1035 से 1065 के बीच में ये शिलालेख लिखा, जो यहां पर अभी भी मौजूद है। इसके अलावा चूंकि राजा भोज ज्योतिष के बड़े जानकार माने जाते थे, तो जो बड़े बड़े जो काल सर्प योग के जो यंत्र हैं वो यहां पर स्थापित थे। तो तमाम ऐसी जो चीजें थी जिनको आधार बनाकर हिंदू जो है वो कहते आए थे कि ये आस्था का केंद्र है। 1034 में राजा भोज ने, जो मां सरस्वती के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर की थी, जहां देश विदेश से लोग न केवल संस्कृत की ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, राजनीति समेत तमाम अध्ययन करने आते थे। मैं आपको बताऊं, कालिदास हो, भवभूति हो, माघ हो, तमाम बड़े बड़े कवियों ने इस संस्कृत महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और नालंदा और तक्षशिला के बराबर ये मानी जाती रही। यहाँ पर सरस्वती कंठाभरण इसको नाम दिया था। सरस्वती का जो कंठ था, वाग्देवी उस की हिसाब मूर्ति से थी। तो ये ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र रहा है, जहां इतने बड़े बड़े कवि आकर शिक्षित होकर अपनी अपनी रचनाओं को अंकित करते आए हैं, जिनकी शिलाएं आप कह रहे हैं कि हिंदू प्रतीक चिन्हों से जुड़ी हुई हैं, जहां पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है कि ये हिंदू मंदिर परिसर ही था, उस पर आज हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। मुस्लिम पक्ष लगातार लंबे समय से ये कहता रहा कि ये कमाल मौला मस्जिद है, यहाँ पर नमाज की जगह है, यहाँ पर नमाज होती आई है। हकीकत यह है कि ये हिंदू मंदिर ही थे, हिंदू मंदिर ही था और यहाँ पर पूजा पाठ होता था। और वक्त के अलग अलग कारणों की वजह से, वो कारण क्या है मैं उसमें नहीं जानना चाहती और ना ही मैं उसमें जानना चाहती हूँ। हकीकत यह है कि जो जहां की पत्थर ही चीख चीख कर गवाही दे रहे हों कि वो हिंदू मंदिर परिसर है, वहां पर नमाज की आजादी मुस्लिम पक्ष चाह रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपको यदि नमाज पढ़नी है तो आपको इस मंदिर से अलग कोई दूसरा परिसर मुहैया कराया जाएगा, लेकिन यह हिंदू मंदिर परिसर ही है। इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे थे विष्णु शंकर जैन। इस केस में विजयी होने के बाद उन्होंने अपनी क्या बात रखी वो भी आपको सुनाते हैं। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। जो बात अभी विष्णु शंकर जैन कह रहे थे, दरअसल ये जो पूरा मामला है तो बहुत पुराना विवाद, लेकिन साल 2022 में ये कोर्ट में गया अनुराग। और ये जो कानूनी अध्याय शुरू हुआ जब हिंदू फॉर जस्टिस ने याचिका दायर की कोर्ट में और कहा कि ये हिंदू मंदिर है, ये हिंदू सरस्वती शिक्षा मंदिर के तौर पर ये था, जिस पर इस वक्त मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ रहा है। वहां से ये कहानी पूरी शुरू हुई और फिर भोजशाला का जो धार्मिक स्वरूप है उसे तय करने के लिए हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की। आज ये बात तय हो गई है, ये मंदिर परिसर ही है, ये मंदिर परिसर ही था।
अब आगे मस्जिद के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, पहला प्रश्न तो इसका। और क्या इस मामले को जैसे हाई कोर्ट में निपटाया गया है, मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिर इसकी ऊपरी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस इस मामले को लेकर, इस लड़ाई को लेकर जो कहा जाए तो 1901 से लगातार धार रियासत जब हुआ करती थी तब से चली आ रही है। दरअसल 1875 में जो लॉर्ड किंगकेट थे उन्होंने इसी जगह से मां वाग्देवी की एक प्रतिमा निकाली थी जिसे लंदन ले आया गया और जिसके लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार इसके लिए पहल करे कि वो मां वाग्देवी की मूर्ति यहां पर आए। 1901 में यहां पर जब स्थापित हुआ, मां वाग्देवी की मंदिर है। चूंकि 1301 से लेकर 1500 तक लगातार जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने इसको ध्वस्त किया। इसके बाद यहां पर पूजा 1901 के बाद से चालू होने की शुरुआत हुई, लेकिन 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस परिसर को ले लिया। 2003 तक हिंदू लगातार कहते रहे कि ये राजा भोज का मंदिर है, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी, लगातार इसको लेकर विवाद होते रहे। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आदेश निकाला जो मैं आपको पीछे लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूं, जिसके तहत हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश रहेगा, शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक केवल नमाजियों के लिए प्रवेश रहेगा। यह 2003 का आदेश रहा। इसके बाद 2006 में ऐसा मौका आया जब बसंत पंचमी और जुमा यानी शुक्रवार एक ही दिन पड़ा, तब भी यहां पे विवाद हुआ। 2006 में जुमा और बसंत पंचमी एक साथ पड़ा। 2013 और 2016 में भी यही हालात बने, जिसके बाद 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस हाईकोर्ट गया और कहा कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप तय किया जाए। चूंकि ये राजा भोज का 1034 में स्थापित किया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है, ये उन्हें दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने लगातार सुनवाई शुरू की। 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया इसकी जांच के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 डेज तक लगातार यहां पर वैज्ञानिक सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, उत्खनन किया और जो शिलालेख, मूर्तियां और तमाम चीजें निकली उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। 6 अप्रैल 2026 से सुनवाई शुरू की। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की, इस मामले में 5 पिटिशनर थे, 3 इंटरवेंशन लगे हुए थे। तो लगातार 6 अप्रैल से लेकर 9 मई तक इसकी सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपना तर्क रखा, हिंदू पक्ष ने तर्क रखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिनों की फाइंडिंग में ये साफ कर लिया है कि अंदर जो भी मूर्तियां हैं वो परमार कालीन हैं। अंदर मूर्तियां मानव की है, ईश्वर देवी देवताओं की है, इसके अलावा पंछियों की है जो सिर्फ हिंदू मंदिरों में होती है। जिसके आधार पर 12 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। और आज उस फैसले को आज जब पढ़ा है तो तस्वीरों में हमने देखा हिंदू समाज किस तरीके से उद्वेलित, आंदोलित और आक्रोशित हो चुका था, क्योंकि उनके मुताबिक जो 1000 साल से 1034 से सरस्वती मां के मंदिर को वो अपना कहते आए थे, अब उन्हें इस पर उनका हक मिल रहा है। और ये जो भावुक भी होगा हिंदू समाज, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें उनका अधिकार मिला है। अब सवाल यह है कि अब मुस्लिम पक्ष जो है वो क्या कदम उठाने जा रहा है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा या इस आदेश को इसी तरीके से मान लेगा? आगे इस पर और क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि अलग से एक जमीन मुहैया कराने की भी जो बात कही गई है वो सरकार के पास के निवेदन लेकर जा सकती है। पहलू बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आज की एक और बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई, जिसका इंतजार देश के 22 लाख से ज्यादा मेडिकल छात्र और उनका परिवार कर रहा था। आज सरकार ने वो बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सीधे तौर पर माना कि एग्जाम सिस्टम की कमांड चेन में बड़ी चूक हुई है। सरकार ने इस पेपर लीक की पूरी जिम्मेदारी ली है। साथ ही अभ्यर्थियों की अनिश्चितता को खत्म करते हुए रीनीट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नई तारीख आपको बता दें 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी और इस बार सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए यह साफ किया कि री एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। पहली बात, पुराने रजिस्ट्रेशन ही मान्य होंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने छात्रों की सहूलियत के लिए परीक्षा केंद्र का शहर बदलने का विकल्प भी रखा है। छात्रों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त दिया जाएगा। आज सबसे बड़ा और ऐतिहासिक यू टर्न भी हुआ, परीक्षा के पैटर्न को लेकर हुआ। पेपर लीक और ओएमआर शीट की धांधली को जड़ से खत्म करने के लिए
अगले साल से नीट की परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी कहें। बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक माफिया से निपटने के लिए और इस बार परीक्षा को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार के पास ग्राउंड पर क्या पुख्ता रोड मैप है? क्या छात्रों का भरोसा बहाल हो पाएगा? क्या नीट की चीट से मुक्ति के लिए सरकार जिस सिस्टम को लेकर आना चाहती है वो फुल प्रूफ होगा? सरकार की चुनौती केवल सिस्टम और मैकेनिज्म में सुधार की नहीं है। शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात कबूल की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें पता है कौन से जिले में कौन से दलाल घूम रहे हैं, भारी भरकम खर्च करके व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये रिसोर्स की प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार के निर्णय नहीं था। कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल एक एक करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इश्यू नहीं है, इश्यू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोचा मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं। ये सामाजिक व्याधि है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की। ये कोई व्हीकल की इश्यू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूं उस व्याधि को रोकने के लिए। कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया। 21 जून को री एग्जाम तो ऑफलाइन होगा। ये पारदर्शिता से कराना सरकार के लिए चैलेंज भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से नीट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा और शीट की जगह सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगले साल से अब सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा होगी। नकल की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी। पेन, पेपर, पेंसिल का यूज नहीं रहेगा। एक क्लिक के साथ ही पेपर सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पेपर लीक का चांस भी बेहद कम होगा, क्योंकि ना तो ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर होगा, ना प्रिंटिंग प्रेस के रास्ते पेपर लीक का कोई खतरा रहेगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। तो देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या ये फुल प्रूफ होगा, इसके लिए क्या हमारे पास उतना संसाधन उपलब्ध है या नहीं। इस पर हम विस्तार से करेंगे बात। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और हम करेंगे चर्चा उनके साथ। लेकिन एक चीन का उदाहरण मैं आपके सामने पहले रखना चाहती हूँ। अब चीन का उदाहरण जो है वो आप समझिए। चीन के गाओकाओ एग्जामिनेशन की तर्ज पर इसे कराया जा सकता है और कई सारे एजुकेशनिस्ट जो है इस बात की चर्चा करते हैं। दुनिया का टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है इसे और 3 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा अमूमन 7 से 10 जून के बीच आयोजित होती है और इस परीक्षा के दौरान चीन में सिक्योरिटी इतनी कड़ी होती है कि कई शहरों में ट्रैफिक तक भी रोक दिया जाता है। तो ये बड़ी बात है, जिससे छात्र समय पर परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाते हैं। परीक्षा से कई महीने पहले पेपर बनाने वाले प्रोफेसर्स को सीक्रेट जगह पर भेजा जाता है। क्वेश्चन पेपर की छपाई हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में होती है।
इतना ही नहीं, स्पेशल प्रिंटिंग वर्कशॉप में ले जाया जाता है इसे। प्रश्न पत्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों तक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखूंगी, लेकिन अगर मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज उन्हें स्क्रीन पर लेकर आए। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित अवस्थी हैं, एजुकेटर हैं। ब्रह्मेश महेश्वरी हैं, वो एलन इंस्टीट्यूट कोटा के डायरेक्टर हैं। नितिन विजय संस्थापक मोशन एजुकेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही अभिनय शर्मा भी एक एजुकेटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, अभी 2 दिन पहले ही आपसे चर्चा हो रही थी कि हम ऑनलाइन क्यों नहीं करा सकते। आखिर क्या कारण है कि हम एक ऑनलाइन प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं? तो बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो सरकार ने भी बात समझी है और ऑनलाइन व्यवस्था पर वो इस परीक्षा को लेकर आ रही है। ये फैसला क्यों जरूरी था? अंकित जी। जी मैम, मेरे पास थोड़ी सी आवाज का इशू आ रहा था। थैंक यू सो मच। जो जानकारी अभी आपने साझा की शिक्षा मंत्री की तरफ से, निश्चित ही इस जानकारी का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस जानकारी के इस समय पर आने पर, जिस समय आपने कहा कि एनटीए की तरफ से एक चूक होती है और चूक के बाद में आपने री एग्जामिनेशन कराने के लिए भविष्य के लिए कह दिया है कि अब ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, ये राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन इस साल जिन बच्चों की परीक्षा बिगड़ गई, जिनके 650 से या 600 से अधिक नंबर आ रहे थे, उन बच्चों के लिए क्या कोई राहत भरी चीज हो सकती थी? एक सवाल शिक्षक के मन में अपने छात्रों को लेकर बना रहेगा। दूसरा बड़ा सवाल जो बना रहेगा वो ये है कि जिस संस्था की वजह से ये हुआ, उसके ऊपर आमूलचूल परिवर्तन के लिए आपने क्या प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन दिया? एनटीए को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, आज से नहीं, 2024 के लेकर के 25 में लेकर आप 26 में खड़े हैं, आपने उसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। आपने कहा है कि हमें पता है कि कौन लोग कर रहे हैं। जब पता है कि व्याधि कहां है तो किस किस बात का इंतजार कर रहे थे? यही तो सवाल था कि सिस्टम को पता है कि करने वाले लोग कौन हैं, सिस्टम को पता है कि कहां सब चीज हो रही है। ये तो आप खुद से सवाल को इस तरह से रेज कर दे रहे हैं, हमें पता है, तो पता है तो कर देते ना भाई। आप इंतजार क्यों कर रहे थे? आग लगने का इंतजार क्यों था? यह बड़ा सवाल है। इसका आंसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पता है प्रॉब्लम है तो इसके लिए कानून अब तक क्यों नहीं आया? पता है कि एनटीए के द्वारा एग्जीक्यूशन में दिक्कत आई है तो परमानेंट कर्मचारी उसमें क्यों नहीं आए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर हर बच्चा इस समय चाहता था, जिसका चांस बिगड़ा है, जिसको दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो लाखों अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के बाद जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है, अब वो एक बड़ी चुनौती तो पहले से ही फेस कर रहे हैं। लेकिन नितिन जी, लुकिंग फॉरवर्ड एंड गोइंग फॉरवर्ड, आगे का तो हमें सोचना होगा जिससे कि आने वाले सालों में अब बाकी अभ्यर्थियों के लिए ये परेशानी फिर से नहीं आए। तो क्या ऑनलाइन सोल्यूशन ही बेस्ट है? पहला सवाल तो यही। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन सॉल्यूशन बहुत बेस्ट है। जेई मेंस में हम ये करते भी हैं और वो वेरीफाइड है कि वहां पे लीकेज नहीं होता। करीब 18 से 20 बार परीक्षा जो है कराई जाती है जेई मेन की मल्टीपल स्लॉट्स में। करीब 1,20,000 विद्यार्थी उसमें बैठते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नीट में जब ओएमआर बेस्ड होता है तो 2 लाख लोगों से, वॉलंटियर से, वेंडर्स से पेपर पास होता है, तो लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीनाक्षी मैम, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत बड़ा आपका मंच है, उसके माध्यम से, कि अगले साल ऑनलाइन होगी, जाहिर सी बात है, पर इस साल जब 21 जून को परीक्षा होने वाली है, सभी के मन में डर है, शिक्षाविद के रूप में, बच्चों के रूप में, कि कहीं वापस ये अप्रिय घटना फिर से ना घटे, क्योंकि इसके बाद हमारी मनस्थिति ऐसी नहीं रहेगी हमारे बच्चों की कि हम इसे तीसरी बार एग्जाम दे सकें। तो इस बार वाकई कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए किसी ने हमारे कमेंट बॉक्स में ही 2-3 बारी बात लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कहना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है, वेस्ट बंगाल में भी हमने ये करा इलेक्शन की विश्वसनीयता बनाने के लिए कि हमने आर्मी को इन्वॉल्व करा। क्या ये जो आपदा है, ये आपदा ही है कि हमें इतने बड़े स्तर पर एग्जामिनेशन वापस कराना पड़ रहा है 23 लाख बच्चों में? क्या हम आर्मी को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस प्रक्रिया में, ताकि इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे? जहां पर भी प्रिंटिंग प्रेसेस है वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री हो, जब भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पेपर्स टू द डिफरेंट सिटीज, तब मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हो ट्रांसपोर्टेशन में। जब वहां से वो डिफरेंट सेंटर्स पे जा रहे हैं तब मिलिट्री इन्वॉल्व हो, सेंटर्स में मिलिट्री इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चों की मनस्थिति की बात है। 23 लाख बच्चों की मनस्थिति अगर खराब हो गई तो देश का भविष्य खराब हो सकता है। तो क्या आर्मी इसमें इन्वॉल्व करी जा सकती है, स्पेशली 21 जून के पेपर को लेकर? हाँ, मैं इस बात का जरूर पक्षधर हूं कि सरकार ने तुरंत निर्णय लिया, कैंसिल कर दिया, तुरंत डेट्स आ गई, बच्चों के पैसे वापस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। गेस्चर इस बात को लेकर अच्छा है, हालांकि अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए थी,
पर अब आगे ना हो 21 जून को, उसके लिए मिलिट्री की मदद ली जा सकती है। और 2027 के एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन का हम बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, उसमें भी कोई साइबर क्राइम की दिक्कत ना हो, हालांकि चांसेस ऑफ लीकेज कम रहते हैं और वो प्रोसेस वेरीफाइड है जेईई मेंस के द्वारा। जो बात आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे एग्जामिनेशन, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, ऐसे लीकेज को खत्म करने के लिए फिर सर्जरी ही करने की आवश्यकता है और फिर सीआरपीएफ उसमें काम करे। इससे बेहतर ये नहीं है कि क्या शिक्षा मंत्रालय या एनटीए या फिर सर्विसेज प्रोवाइडर वो इस तरीके का सिस्टम ही ना बनने दें। अब जो बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि ये सामाजिक समस्या बन गई है क्योंकि इसमें कोचिंग सेंटर्स की भी भूमिका है, अब वो बात उन्होंने नहीं की, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि कोचिंग सेंटर्स की भी भूमिका है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कमाई करने की जो लालच में घूम रहे हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है। कहाँ प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कितनी बड़े बड़े लीकेजेस हैं, ये बात तो सच है ना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक को लेकर कुछ और बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, और अगर माना जाए कि गेस्ट पेपर के जरिए ये लीक हुआ, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मैकेनिज्म में सुधार की जरूरत है, ये बिल्कुल माना जा रहा है। कमांड चेन में खामियां हैं, ये बात भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। 120 टेलीग्राम चैनल्स का जाल है जो इस पूरे पेपर लीक प्रकरण को चैलेंजिंग बना देता है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए कठोर डिसीजन लेना पड़ रहा है। बार अपील करना चाहता हूं, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफॉल्स आई थी, 24 की लूफॉल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। ये जो बात धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, मेरे मेहमानों से ये सवाल है कि चीन आखिर कैसे इतनी बड़ी परीक्षा करा पाता है लेकिन हम नहीं करा पाते। चीन कैसे इतने बड़े लेवल पर परीक्षा करा पाता है, ब्रिजेश महेश्वरी जी, जहां पर उनकी सिक्योरिटी से लेकर, उनकी जेलों से लेकर, उनके सिस्टम से लेकर सब इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एक रत्ती भर भी लीकेज नहीं होती और इससे ज्यादा बड़ी संख्या में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, अभ्यर्थी बैठते हैं परीक्षा में। देखिए मीनाक्षी जी, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या चिकित्सा हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और यहाँ तो जो शिक्षा के बाद बनने वाले डॉक्टर्स हैं, उनका भी आगे का वास्तव में डॉक्टर के गुण हैं कि नहीं, उनकी टेस्टिंग के हिसाब से उनको ढंग से ही हमें एंट्रेंस के हिसाब से लेना चाहिए। गलत लोगों का फिल्ट्रेशन हो गया, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, अभी जो आपने बोला कुछ लोग कोचिंग की जो बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने इसको बिजनेस मान रखा है, इसलिए उतर गए कोचिंग के अंदर, क्योंकि आगे इनको मालूम है मेडिकल कॉलेज के हिसाब से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से पेरेंट्स पैसे के लिए तैयार रहते हैं, कुछ कोचिंग वाले रिजल्ट को खरीदते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें कोचिंग की भी ऑडिट करनी चाहिए। कई कोचिंग अपने रिजल्ट को डिक्लेयर गलत कर देते हैं, बच्चों को एक तरह से यूं कह दो, बोलते हैं कि रिजल्ट दिखा दिया, लेकिन बाद में उनकी टेस्टिंग होती तब तक तो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हमको एक बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य करना होगा। जो कोचिंग की बारी बार बताती है, उसमें जो कोचिंग वास्तव में इसको सर्विस मान के चल रहे हैं, जैसे मैं अपने एलन की बात कर रहा हूँ, मैं 38 साल हो गए हैं, उनको मालूम है कई लोग बाद में से एंटर करे, इसको बिजनेस मान के एंटर कर गए, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। कईयों को कोचिंग के लिए भी चेक करना चाहिए। और बीच में फोन आ गया था, मेरा सुझाव है इसके अंदर, देखिए जो हो गया हो गया, लेकिन हमको फोकस करना चाहिए कहाँ कहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। कि सिस्टम ही नहीं, एनटीए अपने आप, सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी डेवलप करी थी, एक एग्जाम एक एजेंसी, सिंगल प्लेटफॉर्म, लेकिन उसने अपनी कोशिश करी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की चीजें, गतिविधि जो बनती रहती है लोगों के हिसाब से, जो और तरह से वायरस एंट्री करने के लिए गलत तरह से पैसे के माध्यम से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अभी जब तक ये ऑनलाइन मोड की जगह
अभी तक इस पे चल रहा था पेपर लाइन मोड पर, तब तक पेपर कहाँ फ्रेम हो रहा है, पेपर नहीं कहाँ सर, प्रिंट हो रहा ये है। सारी चुनौतियां मैं बीते 3 दिन से जब से ये लीक की खबर सामने आई है, मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं। पर मेरा प्रश्न ये है अभिनय जी कि क्या ऑनलाइन पेपर फुल प्रूफ, लीकेज प्रूफ कराया जा सकता है? पहला सवाल ये। जैसे ऑफलाइन पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गए, क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? क्या कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। और सबसे ज्यादा नकल आज सीबीटी एग्जाम में हो रही है। आप गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हो रहे हैं वो सब सीबीटी हैं। 2017 का इतना बड़ा लीकेज था कि पेपर के स्क्रीनशॉट बाहर आ गए थे। बस उसमें क्या होता है कि नकल पर्सनलाइज होती है जो खुल भी नहीं पाती। अभी आपने देखा कि पेपर 60 लाख में बिका, 60 लाख वाले ने आगे 15 में बेच दिया, 20 में बेच दिया। तो क्या है कि खुल गई बात। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। अगर आप 60 लाख देंगे तो केवल आपका सिस्टम हैक किया जाएगा। आपका सिस्टम हैक होके घर पे 4 लोग उस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सरकार के पास आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वो 24 लाख लोग या 15 लाख लोगों का एग्जाम भी एक दिन में करा सके। वो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराएगी। वहां नकल ही नहीं, वहां बच्चा नॉर्मलाइजेशन से मारा जाएगा। पता चलेगा किसी बच्चे के नंबर 690 से 720 हो गए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वहां रिजल्ट में गड़बड़ियां मिलेंगी। तो जब तक सरकार की मंशा ठीक नहीं है, अगर ऑनलाइन सॉल्यूशन था तो हम 10 साल से डिजिटल इंडिया चिल्ला रहे, अब तक नहीं कर पाए थे। ये तो सिर्फ मन को समझाने वाली बात है कि अभी लीक हो गया, कैसे लोगों को शांत करना है, तो ठीक है। नहीं, लेकिन फिर मैं एक एग्जांपल आपके सामने आईटी जेईई का रखती हूँ। ये एग्जामिनेशन से तो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, अलग अलग पालियों में कंडक्ट हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल यूपीएससी का रख देता हूं जो कि ऑफलाइन हो रहा है। और यूपीएससी में लगातार खामियां हो रही हैं जो बहुत बड़े लेवल पे पता नहीं चलती, मीडिया में नहीं आ रही, और यूपीएससी सुधार भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी जेईई में कुछ भी हो रहा है। बैंक के एग्जाम में आपने सुना लीक हो रहा है। आप बताइए किसका सिलेक्शन करा रहे हैं? 30-30 लाख रुपए में मैनेजर और क्लर्क की पोस्टें बिक रही हैं। तो वो बाहर आने में टाइम लगता है। मैंने कहा ना कि पर्सनलाइज नकल होती है। वहां खुल के नकल नहीं होती, वहां सिस्टम हैक होता है। और सरकार के पास अपना सेटअप नहीं है। सरकार कहती है टीसीएस एग्जाम कराएगा, टीसीएस उसकी सबलेटिंग किसी और को कर देती है। तो वहां अभी पता नहीं चल पा रही ये चीजें, वरना ये खुलेगा। और नीट के पेपर, आईआईटी के पेपर में आई थी खबरें कि कई सेंटर कंप्रोमाइज हो गए थे। पूछिए नितिन विजय सर से, पूछिए नितिन जी ये जो बात अभिनव जी कह रहे हैं कि आईआईटी जेईई में भी तो ये परेशानी आई थी, और कई प्रोफेसर्स ये कह रहे हैं कि जेआरएफ में भी ये परेशानी आई है। अब यूपीएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। तो ऑनलाइन पेपर्स की भी अपनी पेचीदगियां हैं। तो मैं अभिनव सर जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ जगह हो सकता है कि खबरें आई थी कि जेईई में ऐसा हुआ। हालांकि उसका फुल प्रूफ हमारे पास नहीं है, डेटा नहीं है, तो किसी पे आक्षेप लगाना शायद सही नहीं होगा। बट हाँ, खबरें जरूर थी कि चीटिंग होती है। पर मैं अगर आज की तारीख में दोनों एग्जामिनेशन की तुलनात्मक करूं कि ओएमआर टेस्ट कराया जाए 24 लाख बच्चों का या सीबीटी कराया जाए, कौन ज्यादा सेफ है? 100% सेफ शायद दोनों मोड नहीं है, पर इन दोनों में कौन ज्यादा सेफ मोड है? तो वो सीबीटी वाला ज्यादा सेफ मोड है। तो मुझे लगता है जो ज्यादा सेफ मोड है पहले उस पर शिफ्ट होना चाहिए। फिर उसमें जितने भी छोटे छोटे से लीकेजेस या लूप होल्स हैं उनको अपने को साइबर क्राइम के थ्रू जो हो रहे हैं या जैसे अभी अभिनव जी बता रहे थे वैसे हो रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। पर पहले हमारे पास दो रास्ते सर ये समझाएं, क्योंकि अब जो अगर विकल्प जिस पर हम फेज 2 पर जा ही चुके हैं, ऑनलाइन करने की बात सरकार कर ही चुकी है, तो इसके यहाँ पर क्या क्या लूप होल्स हैं, इसे थोड़ा बताएं। इसमें एक्चुअली एक बात तो जो अभी अभिनव जी बोली उसको मैं समझाना चाहता हूं कि इसका एक वो लूप होल नहीं है, वो उस प्रक्रिया में बिना कहे भी बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है। जैसे जेईई में भी होता है कि जब अलग अलग पारियों में होता है तो पेपर अलग अलग होता है हर बच्चे का। मतलब मान लीजिए मीनाक्षी मैम आप और मैं पेपर दे रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि 3 मई को सुबह पेपर दे रहे हैं और मैं 4 मई को सुबह पेपर दे रहा हूं, तो हम दोनों का पेपर अलग आएगा। आपकी शिफ्ट में भी 1,20,000 बच्चे थे, मेरी शिफ्ट में भी 1,20,000 बच्चे थे। तो आप ऐसा समझिए कि हो सकता है 100 नंबर में से आपके 85 नंबर आए और मेरे 92 नंबर आए, पर फिर भी हम दोनों बराबर हो सकते हैं रैंक के बेसिस पे।
यानी कि 1,20,000 में से मान लीजिए मेरी रैंक आई 1 लाख और आपकी भी आई 1 लाख, पर नंबर हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया है, क्योंकि पेपर अलग अलग होता है, चीजें अलग अलग होती है, तो नॉर्मलाइज उसको करा जाता है इस तरीके से। तो एग्जैक्टली फेयर एग्जामिनेशन ये नहीं कहा जा सकता, 19-20 का इसमें असर होता है। हालांकि कंडक्टिंग एजेंसी एनटी इस बात का ध्यान रखती है कि ये 1,20,000 बच्चे हर अलग अलग जगह के परिवेश के रीजन के बच्चों को उठाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ दिल्ली के उठा लिए तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ आ गए, और किसी ग्रामीण परिवेश के उठा लिए ताकि सारे बच्चे एक साथ थोड़े कमजोर परिवेश के आ गए। वो इस बात का ध्यान रखती है, बट फिर भी जब भी पेपर अलग अलग होगा तो पेपर को ये बोल देना कि वो निष्पक्ष है, ये शायद संभव नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की एक खामी है। उसके अलावा ये तो एक प्रक्रिया की ही खामी हो गई, जिसको तो हटाया ही नहीं जा सकता। ठीक। दूसरी बात, जो जैसे सर ने बोला कि कभी कभी कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं 50 लाख 60 लाख में, तो एक्चुअली उसमें क्या है, बस उसमें सेफ्टी इस बात की कि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ भी सही तो 2, 5, 10, 20 बच्चों तक जहां तक हुआ वहां पे जाके रुक गया। ओएमआर बेस में क्या होता है कि एक बार पेपर बाहर आ गया तो उसके बाद वो डार्क वेब पे अगर डल गया तो वो हजारों लाखों की संख्या में चला जाएगा। आप ऐसा समझिए, शायद सुनने में अजीब सा लगे, पर अगर आज ही नीट की प्रक्रिया को, जो भी नीट 2026 में वापस रीनीट कराया जा रहा है, अगर ये नहीं कराई जाती तो मेरा मानना है कम से कम 10,000 से 15,000 ऐसे डॉक्टर बनते जो डॉक्टर बनने के लायक थे ही नहीं। पर अगर इसकी जगह सीबीटी में होता और पेपर इंडिविजुअली बिकता तो शायद ये संख्या 25, 50 या 100 होती। नुकसान तो 25, 50, 100 में भी है, पर कहां हजारों में और कहां इसमें। इसलिए सीबीटी इज अ मच मोर सेफर मोड देन ऑनलाइन ओएमआर मोड। बट क्या उसमें भी खामी है? उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है, पर पहले सेफ मोड लेते हैं। मैं एक और खामी की बात करती हूँ जो आप ही की बात से मुझे समझ में आया अभिनव जी। अभिनय जी, मुझे ये खामी लग रही है प्रॉक्सी की। क्या प्रॉक्सी भी तैयार हो सकती है जब आप ऑनलाइन मोड पर जाते हैं? बिल्कुल जी। मैं एक्चुअली सीबीटी एग्जाम 2017 जिसमें 20-25 लाख लोग बैठे थे, उसका विसल ब्लोअर था, जिसकी जांच भी सीबीआई ने की थी, और हजारों से ज्यादा लोगों को बाहर किया गया था जिनके पूरे में पूरे नंबर थे। तो ये जो नेटवर्क चला गया, इंपॉर्टेंट बात एक आ रही मैं थी। लिख चाहता हूं प्लीज। 5 लोग या 10 लोग, इसकी गारंटी नहीं है, वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा। और हम 2024 में क्यों इस बात के लिए तैयार होंगे कि 5 लोगों को भी नकल होनी चाहिए? हाँ, बात ठीक है आपकी। हम क्यों ऐसे सिस्टम पे नहीं जा सकते? हम हाइब्रिड मॉडल, मुझे लगता है इसके लिए सबसे सही है कि पेपर की लैंडिंग तो ऑनलाइन हो, लेकिन जो आंसर सबमिट हो वो ओएमआर के जरिए हो। वरना हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है कि हम 24 लाख लोगों का एग्जाम करा पाए। वहां नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत, वो बच्चा छोटा है आज जो जेई में आवाज नहीं उठा रहा है। हम जितने भी एग्जाम आज ऑनलाइन हो रहे हैं उन सब में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक, आए दिन कंप्यूटर कंप्रोमाइज, सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं तो इसी चीज में बहुत एक्टिव हूँ। आज भी हम 12 पिटीशन लेके ये मुझे समझ में आ रही है कि भैया ये दिक्कतें हैं कि क्वेश्चन पेपर अगर ऑनलाइन मोड पर आ गया, अंकित अवस्थी जी, अगर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आ गया तो इतना तो तय है कि वो कहीं प्रिंट होने नहीं जा रहा तो वहां से लीक नहीं होगा, कहीं से ट्रांसपोर्टेशन के समय लीक नहीं होगा, सीधे वो आपके सामने कंप्यूटर पर आया और यहां पर आपने उसका आंसर देना शुरू किया। ये हाइब्रिड मोड जो अभिनय शर्मा कह रहे हैं, क्या ये सेफर ऑप्शन है? सर अनम्यूट कर ले अपनी आवाज। जी मैम, जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से एक अच्छा विकल्प जरूर है ये, लेकिन ये भी फुल प्रूफ होगा। इस पे भी कई तरह के प्रश्न आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। जो व्यक्ति आपका कंप्यूटर हैक करना जानता था वो मुन्ना भाई बन के आपकी जगह बैठकर भी सकता है, पेपर भी लिखने आ सकता है। तो आप उन सब चीजों के अंदर हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहें। मैं हमेशा से इस पूरी कहानी में जो बार बार एक सवाल उठाता रहा हूं, और वो यह है कि इंटेंट कैसा है आपका। आज हमारा पूरा देश, जितने भी लोग, लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोग रोजाना ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेड लेते हैं। ट्रेड के अंदर 1% की भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स ने ऑनलाइन सिस्टम पर विश्वास किया हुआ है। आज देश का इतना बड़ा सिस्टम ऑनलाइन ट्रेडिंग में चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट में चल रहा है, देश सब जगह भीम यूपीआई के गीत गाता घूम रहा है। अल्टीमेटली यह है कि आपने पेपर को गंभीरता से लिया नहीं। अगर हमारे देश ने इस पूरे सिस्टम को, आज बताइए हमारे देश की कौन सी बैंक ऐसी है जो ऑफलाइन मोड में काम करती है? कौन सा ट्रांजैक्शन आपका ऐसा है जो बैंक की तरफ से किसी दूसरे के खाते में चला गया हो?
मैनुअल मिस्टेक नहीं, मैं ऑनलाइन सिस्टम की बात तो कर फिर मैं रहा हूं। आपकी आपको इस बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे को एक सवाल build पूछती करने हूँ सर, आप ही बताइए अवस्थी जी कि इंटेंट किसका नहीं है? क्या इंटेंट सरकार का नहीं है? इंटेंट एनटीए का नहीं है? एग्जैक्टली मैं किसका नहीं, इंटेंट नहीं, सरकार का, मैम सरकार का, मैं इसमें फुल प्रूफ बोल रहा हूं, सरकार का। आप समझिए, आप देश के अंदर विधायक चुनते हैं जो 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, उसके लिए जैसे अभी नितिन विजय सर भी बात बोल रहे थे कि आप वहां पर आर्मी के डिप्लॉयमेंट करते हैं, सीआरपीएफ लगाते हैं कि साहब विधायक 5 साल के लिए सुरक्षित बनकर आए। एक डॉक्टर बनकर आएगा जो रिटायरमेंट के बाद भी आपका इलाज करेगा, उसके लिए आपने एक ऐसी संस्था के भरोसे पूरी जिम्मेदारी छोड़ रखी है जिसके पास परमानेंट एम्प्लॉय तक नहीं है, ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, टेंडर बेस्ड प्रक्रिया चल रही है। मतलब आप समझिए कि आपने इस विषय की गंभीरता को लिया ही नहीं। आपने पहले शिक्षा की विषय की गंभीरता को नहीं लिया, तो आज हमारी कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठाने वाले जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले इसका आंसर सर, आप तीनों लोग शिक्षाविद हैं, लेकिन आप तीनों लोग मिलके मुझे कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड पे चली जानी चाहिए, अभिनय जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड की बड़ी सारी खामियां हैं, प्रॉक्सी पैदा हो सकती है, 60 लाख में बिक सकता है, वहां पे बहुत बड़ी खामियां हैं। नितिन जी, आप ये कह रहे हैं कि खामियां दोनों में है, पर कहीं तो आपको अल्टरनेट की तरफ जाना पड़ेगा ना। हर साल हम ये खबर सुनेंगे कि 22 लाख अभ्यर्थियों का पेपर लीक हो जाने की वजह से फिर से री एग्जामिनेशन होगा। हम इस व्यवस्था में तो नहीं रह सकते, कहीं तो वे आउट होगा। मैं इसमें बोलना चाहता हूँ मीनाक्षी मैम कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी अंकित अवस्थी सर ने भी बहुत बढ़िया बात बोली कि मोड जो सेफर है वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन सेफर है। अब अगर सरकार और एनटी का इंटेंट हो गया, जैसा कि अंकित सर ने बिल्कुल बढ़िया बात बोली, बहुत लॉजिकल बात है कि हमारा ट्रेड हो रहा है बैंकिंग सिस्टम में, उसमें 1 रुपए की भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है, तो क्या एग्जामिनेशन कंडक्शन में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बात सिर्फ इंटेंट और फोकस की है। क्या ऑफलाइन से ऑनलाइन ज्यादा सेफर मोड है? हाँ, अभी तक उसमें धांधली हो रही है, जो अभी तक अभिनव जी कह रहे थे, बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि शायद सरकार और एनटी का इंटेंट नहीं है, उधर उतना फोकस नहीं है। अगर उसे ऑनलाइन करके उतना ही फोकस कर लिया जाए जितना बैंकिंग सिस्टम में साइबर क्राइम को रोकने के लिए करा जाता है, उसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स को लेके करा जाता है, अगर ये हो गया तो ये समस्या शायद पूरे रूप से हट जाएगी। तो अपन जो हमारा, मेरे हिसाब से हम तीनों इस बात से सहमत होंगे, अगर ऑनलाइन पे ला दिया जाए मोड को, और जो अंकित सर ने बोला कि उतना ही फोकस करा जाए जितना बैंकिंग और ट्रेड में करा जाता है, सरकार उतनी ही उसको महत्ता दे, तो ये समस्या जड़ से गायब हो जाएगी। जैसे देश से पोलियो गायब हुआ कुछ सालों तक उसको जांचने के बाद, वैसे शायद ये समस्या हमारे लिए हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अभिनय जी, अंकित जी, नितिन जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे छात्रों का भविष्य बनाने में आप लोगों का योगदान है, और छात्रों को जिस तरीके की इस वक्त वो मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये ऐसी परिस्थिति है जहां 1 साल 1.5 साल की मेहनत के बाद एक परीक्षा के कैंसिल हो जाने के बाद फिर से उन्हें जीरो से शुरुआत करनी है। वहां पर मनोबल बढ़ाने का काम भी ऐसे ही एडुकेटर्स का होता है। सरकार को ऐसे एडुकेटर्स की सुननी चाहिए।